हर व्यक्ति की पहचान उसके दिल से होती है, लेकिन जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़े वही तो दिल है। नमस्कार, दूरदर्शन बिहार के इस कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में मैं कृति एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने अभी कहा कि एक व्यक्ति की पहचान उसके दिल से होती है, और यदि उसका दिल ही अस्वस्थ हो तो वो व्यक्ति भी अस्वस्थ है। हृदय हमारे शरीर का वो अंग है जिसके बिना हम जीने का सोच भी नहीं सकते हैं। जैसा कि आप सब समझ ही गए होंगे, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हृदय रोग, उसके कारण और इलाज के बारे में, जिसके लिए आज हमारे बीच एक खास मेहमान मौजूद हैं। IGMS पटना से हृदय रोग विभाग में अतिरिक्त आचार्य डॉक्टर नीरव कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है, तो हृदय से संबंधित आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसके लिए हमारा फ़ोन नंबर नोट डाउन कर लें 1800-3456-171, जो कि बिल्कुल टोल फ्री है। आप बेझिझक डॉक्टर साहब से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब तक दर्शक हमसे जुड़ते हैं, हम कुछ खास चर्चा कर लेते हैं इस विषय पे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई बीमारियों से जान जाती है, पर जो सबसे कॉमन है वो है हृदय की बीमारी, हृदय रोग, जिसके कारण सबसे ज़्यादा जान जाती है। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल पहले ज़माने में 60s के दशक में सबसे इम्पॉर्टेंट कारण इन्फेक्शन था। जैसे जैसे हमने तरक्की की, इन्फेक्शन हमने कंट्रोल कर लिया, अच्छी दवाइयाँ आ गई तो इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया। आजकल जो है नंबर 1 किलर जो है वो हार्ट डिजीज़ है। सबसे ज़्यादा मौतें हार्ट की वजह से होती हैं, बल्कि आप कह सकती हैं हार्ट डिजीज़ का एपिडेमिक्स चल रहा है पूरे कंट्री में। ये सबसे ज़्यादा हो रहा है हमारे कंट्री में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, ज़्यादातर जो इमर्जिंग इकोनॉमी है सब जगह सबसे इम्पॉर्टेंट कारण हार्ट डिजीज़ है। हृदयघात की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। तो सर, हृदयघात होता क्यों है, इसका कारण क्या है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन किया। ये दरअसल हृदयघात हमारे हृदय में 3 नसें होती हैं। नस में अगर ब्लॉकेज होने लगे और उसको ब्लॉकेज 100% हो जाए तो हार्ट अटैक होने का रिस्क रहता है। तो एक बार हार्ट अटैक हुआ तो हृदयघात के लक्षण आने लगते हैं या हृदयघात हो जाता है। तो नसों में ब्लॉकेज की वजह से होती है, और ये बहुत कुछ हमारे खान पान और लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है, और हमारे जीवन जीने के ढंग पर डिपेंड करता है, हमारे साइको सोशल स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से आज की जो परिस्थितियां हैं जैसी बन रही हैं, हृदय रोग भी बढ़ रहा है इसी वजह से, क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो रही है। सर, आपने हार्ट अटैक की बात की, दिल का दौरा पड़ना, तो इसका कारण क्या है? यूजुअली क्यों होता है हार्ट अटैक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम समझेंगे तभी इसका इलाज भी हो पाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारे सोसाइटी में है, कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से होता है। कुछ में नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर हैं जिसे हम नहीं बदल सकते, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज। मान लीजिए कि मदर फादर या अपने भाई या अपने बहन में अगर हार्ट डिजीज है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में हार्ट डिजीज है, तो हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर दोनों ही में है तो हृदय रोग की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हमें समझना होगा कि जो आदमी इसके अंडर रिस्क हैं वो इसको सीरियसली लें और जल्दी इलाज शुरू करें। और कुछ मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है, जैसे कि मोटापा। जैसे आप अगर तोन 34 से ऊपर का अगर पैंट पहन रहे हैं तो आप मोटे हैं, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत मोटे दिखिए। अगर तोन निकला हुआ है तो हार्ट डिजीज़ के लिए प्रोन करता है। स्मोकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। लोग फैशन से के लिए यूजुअली शुरू करते हैं, बाद में इसके गिरफ्त में फंस जाते हैं। डायबिटीज़ जो होती है, इसके वजह से हृदय रोग की संभावना लगभग 2.5 गुना बढ़ जाती है। जिनको डायबिटीज़ होता है, जिनको नॉन डायबिटिक है, तो डायबिटिक लोगों में हृदय रोग होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उसी तरह सैचुरेटेड फैट, बहुत ज़्यादा लोग मटन खाते हैं, और मटन खाने की वजह से, या आप कह सकते हैं जो हमारा पहले का लाइफ स्टाइल था जिसमें नॉन वेज डाइट से ज़्यादा वेजिटेरियन डाइट प्रमोट होता था, अब लेकिन खाने का वो बदल गया, और नॉन वेजिटेरियन डाइट पर्टिकुलरली मटन और अंडा का जो पीला वाला भाग है, जो जिसको जर्दी कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसके वजह से भी हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। हम लोग का लाइफ स्टाइल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, हम आज शुरू होते हैं और ये टारगेट करते हैं आज शाम में तक क्या करना है, रात तक क्या करना है, कल क्या करना है, हफ्ता में बाद क्या करना है। एक टारगेट अचीव हुआ तो दूसरा करना है। तो हम लोग जो है ना स्ट्रेस इतना ज़्यादा ले रहे हैं, और हॉस्टाइल इन्वायरमेंट,
वर्क कल्चर, ये सब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर, ये सब हार्ट डिजीज के लिए हम लोग को तो सर कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल थोड़ा काम कूल, थोड़ा शांत रखना चाहिए, स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, हम लोग बैठे रहते हैं ज़्यादातर। इवन टीवी भी चलाना है रिमोट से चला रहे हैं, हर चीज़ जो है ईजी हो, तो ये वर्क नहीं करना। बच्चा, छोटा सा बच्चा कंप्यूटर के बैठ के गेम खेल रहा है जबकि उसे बाहर खेलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आप मोटापा के लिए प्रोन करती है। मोटापा की वजह से हार्ट अटैक के लिए प्रोन हो जाता है लोग, या डायबिटीज़ के लिए प्रोन हो जाता है। तो उस और मोटापा की वजह से अवसाद आता है। आप एक्सरसाइज करते हैं तो मेंटल स्ट्रेस कम होता है, वो सारी चीज़ें एब्सेंट हो जाती हैं। समझिए कि आप अपने आप को प्रोन कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा और उसमें ओबेसिटी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऑलमोस्ट 20 से 25% जो बच्चे हैं पटना शहर में ओबीज हैं, मतलब तोंद निकला हुआ है। इतना कम एज में ओबेसिटी, मोटापा घेरा है। हम लोग इतना ज़्यादा खाते हैं जितना हम लोग एनर्जी एक्सपेंड नहीं करते, तो एनर्जी कम एक्सपेंडिचर हुआ और खाना ज़्यादा खा रहे हैं, बैठे रहे हैं, आइडल बैठे हैं घंटों तक, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो कह सकते हैं कि सर लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज, योगा का होना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। हाँ बिल्कुल, हम जो एक्सरसाइज करते हैं, दो तरह के एक्सरसाइज होते हैं, एक आइसोटोनिक, एक आइसोमेट्रिक। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, आइसोमेट्रिक उतना अच्छा नहीं होता। जो बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज है वो आइसोमेट्रिक है, वो नहीं करना चाहिए। रेदर जो आइसोटोनिक है, जैसे साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, ये सब बहुत ज़रूरी है, जो हर इंसान को करना चाहिए। और शुरू से आदत डालनी चाहिए कि मतलब अच्छा एक्सरसाइज करें, ये हृदय लोग मतलब वो हो ही नहीं, या हो तो उसका मिनिमम इम्पैक्ट हो। तो सर आपने बात की हार्ट अटैक की कि 20 से 25 उम्र या यंगस्टर्स जो यूथ हैं, युवा हैं, उनमें हार्ट अटैक की शिकायतें, दिल का दौरा पड़ने की शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं आज के दौर में। हाँ, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल। जैसे यूरोपियन कंट्री में, अमेरिकन कंट्री में यूजुअली 60 से 70 साल के लोगों को हार्ट अटैक होता है। जी। इंडिया में लगभग हम लोग 1 से 1.5 दशक पहले, मतलब लगभग 10 से 15 साल पहले हार्ट डिजीज के शिकार हो जाते हैं। हम लोग प्रोन हैं, जेनेटिकली प्रोन है, जो एशियन है हार्ट डिजीज के लिए, क्योंकि उन लोग की तोंद कम निकलती है, हम लोग की ज़्यादा निकलती है। हम लोग ज़्यादा पहले तोंद निकल जाती है, जो कि हार्ट डिजीज, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके बीमारी होती है, उसके लिए प्रोन करता है। तो ये जो हम लोग जेनेटिकली प्रोन है इसके लिए, हार्ट डिजीज के लिए। तो और हम लोग खान पान जो है, पहले जो लाइफ स्टाइल था चेंज हो गया है, ओबेसिटी हम लोग को घेर रहा है। खाने में हम लोग फास्ट फूड कल्चर ले आ रहे हैं, फाइबर जो है वो फूड में कम है, नॉन वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा है, पका पकाया फूड, प्रोसेस्ड फूड, जो बहुत दिन से स्टोर फूड है, वो सब खाने का आदत है। सलाद हम लोग भूल गए, साग वगैरह खाना भूल गए, और जो नॉर्मल उतना ही खाना चाहिए जितना हैबिट हो, लेकिन अब हर इवेंट को लोग खा के एंजॉय करते हैं। दैट इज बैड। आप जितना आपको कैलोरी की जरूरत नहीं है, उससे ज़्यादा हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल 50% हमारे खान पान की वजह से बढ़ता है, 50% हमारे जीन की वजह से बढ़ता है। तो अगर हम लोग ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हैं तो डेफिनेटली हम लोग अपने आप को हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए प्रोन कर रहे हैं। और कुछ लोगों में इवन नॉर्मल डाइट में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। तो दोनों ही वजह है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, एक तो खाना और एक लैक। तो सर किस तरह का खान पान का तरीका रखना चाहिए अपने लाइफस्टाइल में? हाँ, ये खान पान में इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग पहला तो जितना ज़रूरत है उतना ही खाएं। हम लोग सलाद का सेवन खूब सारा करें, साग वगैरह खूब खाएं, जितना ज़्यादा साग खा सकते हैं उतना खाएं, और ग्रीन वेजिटेबल खूब सारा खाएं। जैसे आप खाने में माइनस आलू, जितना ज़्यादा हरी सब्जी लेंगे उतना अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो खान पान में जो फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, और 300 से 400 ग्राम फ्रूट्स होना चाहिए, जो हम लोग लगभग लैक करते हैं। हम लोग के खाने में फ्रूट्स नहीं होता, तो ये गलत है। फ्रूट्स हमेशा हर खाने में होना चाहिए। और एक्सेसिव जो हम लोग वो फ्राई करते हैं चीज़ों को, जैसे समोसा हो गया, तो इससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। तो एक्सेसिव वो डीप फ्राइड चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो सर एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे हम थोड़ी बातचीत कर ले। जी अपना नाम बोलिए। मैं राजेश बोल रहा हूँ। जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाजीपुर से। जी अपना प्रश्न पूछिए। प्रश्न है कि पिछले साल मुझे कोविड हुआ जी, और उसके बाद परेशानी होती है, ज्यादा ब्रीथिंग जो है तेज हो जाती है, थकावट ज्यादा हो सकती है, इससे जी जी सर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। कोविड हो चुका है। हाँ, ये कोविड जो है, कोविड के वजह से हृदय पे असर पड़ सकता है। कोविड जो मेजर ऑर्गन इन्वॉल्व करता है वो लंग्स है, और सेकेंड मेजर ऑर्गन हार्ट होता है।
तो कोविड की वजह से हार्ट पर असर पड़ता है। लेकिन आपको 1 साल कोविड हुए हो गया, संभावना कम है, लेकिन एक टेस्ट होता है इकोकार्डियोग्राफी, उससे करके देख लेते हैं। कभी कभी प्रोलॉन्ग कोविड की वजह से भी दिक्कत होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि हार्ट ही इन्वॉल्व हो, तो आप शंका का समाधान जरूर कर लीजिए। इको का टेस्ट कराने से हम लोग को अंदाज लग जाएगा कि कोविड की वजह से हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो दिमाग से इसे निकाल देना है। और कभी कभी हम लोग ज़्यादा सोचने की वजह से भी ये चीज़ होती है, तो इसका भी ध्यान रखना होगा। हालांकि 1 साल के बाद कोविड के सिम्टम नहीं के बराबर होते हैं, इतना लंबे समय के बाद कोविड का असर होना नहीं चाहिए। तो सर, आप हार्ट अटैक की बात कर रहे थे, खान पान के बारे में बता रहे थे कि ज़्यादा तली हुई चीज़ नहीं खानी चाहिए। सर, आपने डायबिटीज़ की भी बात की, तो सर डायबिटीज़ और दिल का दौरा पड़ने में क्या कनेक्शन है? हाँ, जो डायबिटिक के मरीज होते हैं उन्हें हृदयघात होने का संभावना 2 से 2.5 गुना ज़्यादा होता है नॉर्मल आदमी के कंपेरिजन में। ऐसा क्यों? ये दरअसल शुगर के बढ़ने की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट बॉडी के अंदर, एडवांस ग्लाइकोसिलेशन प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं, वो बढ़ने लगता है। और शुगर ज़्यादा होने की वजह से रक्त में थक्का जमने की प्रवृत्ति भी ज़्यादा हो जाती है। तो डायबिटीज़ में सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम होता है वो हार्ट अटैक ही है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ही है जिसके वजह से डेथ होती है और जिसके वजह से कॉम्प्लिकेशन होता है। हालांकि अदर ऑर्गन भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हृदय प्रमुख ऑर्गन है जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज़ को अवॉइड ना करें, शुगर का बेहतरीन कंट्रोल करें, और जो मैंने और मेजर्स बताए कि वो लेना चाहिए। उस पे ध्यान दें। और शुगर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है उन लोगों में, वज़न कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, खान पान में ज़रूरी है कि डिसिप्लिन अनुशासन के साथ खाना पीना खाएं और लाइफ व्यतीत करें तो बेहतर रहेगा। जी, तो सर हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने का लक्षण क्या है? हाँ, ये हार्ट अटैक में यूजुअली जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, हृदय डेफिनेटली हार्ट के छाती के बाएं साइड होता है, तो रेट्रोस्टर्नल पेन होता है, या जो छाती के एरिया में ऐसा लगता है कि बहुत दबाव रखा हुआ है। रियल पेन हम लोग बोलते हैं, लेकिन पेन है नहीं, ऐसा लगता है दबाव रखा हुआ है, ऐसा लगता है किसी हाथी ने सीने पर पैर रख दिया हो, इस तरह का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, सांस में लेने में दिक्कत हो सकती है, और भेग टाइप का पेन भी हो सकता है, और कभी कभी फ्रैंक पेन भी होता है। ये सर, पेन इसके बारे में जरूर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। एक दर्शक जुड़ रहे, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, अपना नाम बताइए। हेलो जी, हाँ, नाम बताइए अपना। मैम, आपको और सर को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, नाम बताइए। हम आकांक्षा बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हमारा सवाल है कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए अपने खाने में क्या क्या शामिल करना चाहिए, कृपया नाम बताइए उन चीजों का। हाँ। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है सर। हाँ, बहुत बढ़िया है। कोलेस्ट्रॉल आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम लोग LDL बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल का SDL बोलते हैं। तो SDL बढ़े तो हृदय रोग की संभावना कम हो जाती है। और जो एक्सरसाइज है, जो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करें, 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलें। सिर्फ चल रहे हैं और गप दे रहे हैं ऐसे नहीं होगा, ब्रिस्क एक्सरसाइज करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, वो ज़रूरी है। उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल से ये बढ़ता है, हरी सब्जियों से बढ़ता है, सलाद खाने से बढ़ता है। अखरोट का सेवन 2 अखरोट या 3 अखरोट डेली खाएं। साथ में जो बड़ा कागजी बादाम है उसको फुला के 4 या 5 कागजी बादाम खाएं। इन चीज़ों के सेवन से SDL बढ़ता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वेट कम होने से SDL बढ़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब मेजर लिए जाएं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बेहतर किया जाए। थैंक यू आकांक्षा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो सर, आप हार्ट अटैक के लक्षण के बारे में बात कर रहे थे कि लेफ्ट साइड दर्द उठता है। हाँ, तो ये लेफ्ट साइड दर्द होता है, और ये दर्द कभी कभी ये लोकलाइज होता है, या ये दर्द बाएं हाथ में भी जा सकता है, कभी कभी ये दर्द गर्दन में भी जा सकता है, कभी कभी ये दांत में भी जा सकता है। ये दर्द कभी कभी पेट के ऊपरी हिस्से में भी हो सकता है, ढूंढी तक ये दर्द जा सकता है। कोई भी पेन जो बाएं साइड शुरू हो और वो बाएं हाथ में जा रहा हो तो बहुत हाईली सेंसिटिव है हार्ट डिजीज का। लेकिन इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है। 70% लोगों में इस तरह का लक्षण होता है। कभी कभी पेन राइट साइड में भी हो सकता है, राइट हैंड में भी डिस्क्राइब है। कभी कभी पेन के जगह पे सांस फूलना, एकाएक सांस फूलने लगे, जो कि अनयूजुअल हो, पहले आपका कभी सांस नहीं फूला हो, एकाएक सांस फूल रहा है। या कभी कभी बेहोशी के लक्षण भी आ सकते हैं, या एकाएक हेल्पलेसनेस का फीलिंग आ रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना छूट रहा है। ये सब भी हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि अगर किसी इंसान को पहले कोई लक्षण नहीं था, लेकिन अब चलने में सीना भारी होने लगा, चलने में सांस फूलने लगा, तो हार्ट अटैक के 2 हफ्ता पहले से ये लक्षण आने लगते हैं। सर, होता है आज भी किसी 2 कदम चले और सांस फूल रहा है। हाँ, या सर, तो ये भी हार्ट अटैक के लक्षण हाँ, बिल्कुल। अगर 2 हफ्ता पहले अगर ये चलने में सांस फूल रहा है जो पहले नहीं था, तो हमेशा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर आपकी एज
30 के ऊपर है या 40 के ऊपर है, या आपके पास रिस्क फैक्टर है, हमें समझना होगा रिस्क फैक्टर में यही इंपॉर्टेंट है कि फैमिली हिस्ट्री है, अगर डायबिटीज़ है, अगर स्मोकिंग आप करते हैं, अगर बहुत मोटे हैं आप, अगर पहले हार्ट अटैक हो चुका है, तो ये सब चीज़ें हों, तो अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा रहता है, तो ये सब चीज़ें हो, तो अगर आपको नई चीज़ हो रही हो या किसी को नई भी रिस्क फैक्टर हो, अगर चलने में सांस फूल रहा है, चलने में सीना भारी हो रहा है, चलने में अजब का वीकनेस लग रहा है, हार्ट डिजीज के लक्षण हो सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट अलार्मिंग साइन है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जी सर, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लें। आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम पंकज कुमार। जी, कहाँ से बोल रहे? मैं हिमाचल प्रदेश। जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैम मेरा क्वेश्चन है कि क्या डोनेट करने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है? आपकी आवाज़ कट रही है, फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन। सर क्या ब्लड डोनेट करने से जी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है? ब्लड डोनेट करने से कोलेस्ट्रॉल पे फर्क पड़ता है? नहीं, ब्लड डोनेशन से कोलेस्ट्रॉल पे फ़र्क नहीं पड़ता है, और ब्लड डोनेशन से हृदय पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्लड डोनेशन हेल्दी है, ये यूजुअली फिर से रिप्लेस हो जाता है बॉडी के अंदर, तो ब्लड डोनेशन करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है उन्हें ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड डोनेशन करेंगे एनीमिया होने की वजह से दिक्कत हो सकती है। तो पहले ब्लड डोनेशन से पहले पर्टिकुलरली एल्डरली इंडिविजुअल को हार्ट का वर्कअप करा लेना चाहिए कि उनका हार्ट डिजीज ठीक है कि हार्ट डिजीज तो नहीं है, तब ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो सर आपने ये दिल के दौरा पड़ने का लक्षण बताया, तो सर इलाज के लिए तो डॉक्टर के पास जाना ही है, पर एक प्राथमिक इलाज हम घर में या रास्ते में ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि उस व्यक्ति को थोड़ा आराम मिल सके, थोड़ा रिलीफ हो सके? हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि पहले तो पहचानना। अफसोस की बात है कि ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल लेट पहुँचते हैं। जी सर, हम आज दर्शक हमारे साथ बार बार जुड़ रहे हैं, पहले उनसे बात कर ले, फिर ज़रूर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, अपना नाम बोलिए। मेरा नाम ललन सिंह है। जी, फिर से एक बार बोलिएगा। मेरा नाम ललन सिंह। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम रोहतास, सासाराम रोहतास पंचायत बोल रहे हैं। जी, अपना प्रश्न पूछिए। अपना प्रश्न पूछिए। जैसे हमारे ना कफ बना रहता है, धोखा निकालता है बाएं साइड में, चलने फिरने में, जैसे चढ़ने में सांस फूलने लगता है ना, कभी कभी सीने में दर्द, बाएं साइड सीने में दर्द भी हो जाता है, पैर होने लगता है तो बंद हो रहा है। एक बात डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। हाँ अवध जी, अगर आपको चलने में सांस फूलता है, सीने में दर्द होता है, तो डेफिनेटली ये हार्ट डिजीज़ के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन इसमें खौफ में आने की ज़रूरत नहीं है, इसे वर्कअप करने की ज़रूरत है कि हार्ट डिजीज़ है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन है तो इसको अप्रोप्रिएट इलाज करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। तो इलाज तब करेंगे जब इसकी जांच होगी। आपको TMT टेस्ट की ज़रूरत है, ट्रेडमिल टेस्ट की, जिसमें हार्ट कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है और आप एक्सरसाइज करते रहते हैं। अगर TMT नॉर्मल है, निगेटिव है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर उसमें पॉजिटिव है, देन हम लोग को उसको सीरियसली लेना चाहिए और इलाज और दवाई शुरू करनी चाहिए। तो सर हार्ट अटैक की इलाज की बात कर रहे थे कि डॉक्टर के पास जाने से पहले प्राथमिक इलाज हम घर में क्या कर सकते हैं? हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ को पहचानना। हम अगर पहचाने ही नहीं तो कैसे इलाज करेंगे? आप सोचिए, IGMS में जितने केस आते हैं ज़्यादातर डिलेड आते हैं। 10 में से 9 केस डिलेड आता है, बहुत कम होता है एक केस की पहुँचता है जगह पर। ज़्यादातर सीने में दर्द हुआ तो कहते हैं ये गैस हो गया। गैस के बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, पूरे फैमिली में होता है, फिर इधर पूछते हैं उधर पूछते हैं, करते करते महत्वपूर्ण आवर खत्म हो जाता है, महत्वपूर्ण घंटे खत्म हो जाते हैं। हृदय रोग में, हार्ट अटैक में जो नस ब्लॉकेज है, जितना जल्दी आप खोलें उन नस को, उनके बचने की संभावना उतना ज़्यादा हो जाती है। जितना लेट करें उतना डैमेज ज़्यादा होता है। तो एक तो पहचानना, शक होने के बाद तुरंत पहुंचना, ये बहुत ज़रूरी है। तो शक होने पे पहुंचने पे क्या होता है कि ECG वगैरह करके हम लोग अंदाजा करते हैं कि हार्ट है। तो बिना ECG किए या बिना एडवांस टेस्ट किए कहना मुश्किल है कि हार्ट अटैक है कि नहीं। लेकिन अगर सस्पिशन है, स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है, कोई नज़दीक के फिजिशियन अगर बता रहे हैं कि हार्ट अटैक लग रहा है, तो वैसे कंडीशन में तुरंत एक टैबलेट डिस्प्रिन लेके नज़दीक के हॉस्पिटल में पहुँचना चाहिए जहाँ हृदय रोग के डायग्नोसिस की सुविधा हो। डिले नहीं करना चाहिए। जितना आप डिले करते हैं, दरअसल 12 घंटा तक जो हार्ट का टिश्यू है, जो
जो वो बचा रहता है। तो 12 घंटा बीत जाने के बाद आप उस नस को खोल भी दीजिएगा तो उतना फ़ायदा नहीं होता, और जितना जल्दी खोलिएगा उतना कम हार्ट का टिश्यू डैमेज होता है। तो जल्दी डायग्नोसिस, जल्दी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। बल्कि यूरोपियन कंट्री में तो एम्बुलेंस में बैठते बैठते वो लोग डायग्नोस कर लेते हैं और एम्बुलेंस में ही इलाज शुरू हो जाता है। उस तरह की सुविधा बिहार में भी अवेलेबल है, हम लोग इसको कर रहे हैं, इसको ब्रॉड पैमाने पर इसको बढ़ाने के सोच रहे हैं। बिल्कुल सर। सर एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर ले। जी अपना नाम बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बोलिए। संतोष कुमार। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? प्रयागराज। प्रश्न पूछिए अपना। जी। आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। मैडम ऐसा है कि मेरा हार्ट का वो हुआ था, एक नस जो मेरी वो 95% ब्लॉकेज थी, एक तो है 70%, और मेरा एक में छल्ला पड़ गया है। जी डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। छल्ला पड़ गया है, तो अभी मैं चल रहा था, दवा डॉक्टर साहब बोले थे साल भर करनी है, उसके बाद दवा मेरी चल रही है। जी। तो हम क्या करें? अभी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको दवा रेगुलर लेनी चाहिए, ज़िंदगी भर में लेनी चाहिए। काहे कि छल्ला एक मेटल है जो बॉडी के अंदर है ना, तो उसमें फिर से ब्लॉक होने की संभावना रहती है, मेटल में थ्रम्बस बनने का और फिर से हार्ट अटैक होने का संभावना रहता है। प्लस अगर आपका ब्लॉकेज था तो रिस्क फैक्टर आपके बॉडी के अंदर मौजूद है, हमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं कि दोबारा कहीं नई जगह पे ब्लॉकेज नहीं हो जाए या उस छल्ले के अंदर नहीं हो जाए ब्लॉकेज, और हार्ट अटैक के चांसेस कम से कम और मिनिमम रहें। तो लक्षण नहीं रहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग दवा नहीं लाएं, दवा लेनी है और रेगुलर लेनी दवाई है, ज़िंदगी भर दवाई चलेगी। 1 या 2 दवा चलती है तो वो रेगुलर खानी है, आपको बंद नहीं करनी है। प्लस लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना है, मतलब हम लोग को लाइफ स्टाइल को बेहतर करना है कि दोबारा हार्ट अटैक नहीं हो। तो सर आपने हार्ट अटैक के प्राथमिक इलाज के बारे में बताया, पर उसके आगे हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है? हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर हार्ट अटैक हुआ तो नस में ब्लॉकेज की वजह से है, तो नस में ब्लॉकेज जितनी जल्दी खोल दी जाए उतने चांसेस कम होते हैं हार्ट में डैमेज होने के और आगे ज़िंदगी में दोबारा हार्ट अटैक होने के। तो उसको हम लोग प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। ये सुविधाएं बहुत कम जगह पे अवेलेबल है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, लेकिन अब ज़्यादातर अच्छे हॉस्पिटल में ये अवेलेबल हो गई है। तो जल्दी से जल्दी उस नस को खोलना चाहिए, उसमें छल्ला जिसकी बात कर रहे थे संतोष जी, वो छल्ला लगाना चाहिए, तो उससे हार्ट अटैक के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। तो ये मतलब दूसरा उपाय है कि उसको दवाई से ख़त्म किया जाए। तो थ्रोम्बोलिसिस हम लोग कहते हैं, महंगी दवा आती है जिससे इस छल्ले को, इस हार्ट के अंदर जो क्लॉट होता है उसको हम लोग गला सकते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो क्लॉट गलाने की दवा दी जाए या एंजियोप्लास्टी की जाए, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी सुपीरियर होता है और जितनी जल्दी कर दी जाए उतना बेहतर होता है। उसे हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं, मतलब गोल्डन आवर में कर दिया जाए तो लगभग नहीं के बराबर टिश्यू डैमेज होता है। सर एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, अपना नाम बोलिए। आप अपना नाम बताइए। नाम मेरा वीरेंद्र महतो है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं अभी तो लखनऊ में हूँ। जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रश्न मेरा ये है कि 2005 में मेरा बाईपास सर्जरी हुआ है। जी। दिल्ली में हुआ है, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में। जी। डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरी दवाई जो अभी चल रही है वो क्या खाते रहना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर बाईपास सर्जरी हुई है तो हाँ, ये दवा एकदम रेगुलर चलनी चाहिए, दवा आपको बंद नहीं करनी चाहिए। जैसे एंजियोप्लास्टी के बाद चलती रहती है, इसके बाद भी चलती रहेगी। 1 या 2 या 3 दवाई आपकी चलेगी। एक तो कोलेस्ट्रॉल की दवा, एक खून पतला करने की दवा, बिल्कुल खाते रहिए, भूल के भी इसे बंद मत करिए। डॉक्टर साहब, मैं जो हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ, मैं जो है रेमिप्रिल खाता हूँ 5 mg। रेमिप्रिल 5 mg खाता हूँ। कार्टेस जो होता है। हाँ, ये दवाई जो है ना, ये खून पतला करने की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा। और ये कोई स्प्रिन खाता हूँ। हाँ, वो खून पतला करने की दवा है, तो खाते रहना है। 150 mg डॉक्टर साहब खाते थे तो कुछ चक्कते जैसा लाल निकल जाता था, तो उसको 75 mg कर दिया हूँ। हाँ सही है, लेकिन 75 mg लगातार खाइएगा, इसको बंद नहीं करना है, बंद करना सही नहीं होगा। ठीक है, रेगुलर खाना है। जी सर, तो लोगों में ये प्रश्न भी है कि दवा कब तक खाना है, क्या उसके इफेक्ट हैं,
इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये दवा यूजुअली खून पतला करने की होती है, या फिर कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा होती है, या फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवा। ये ऐसे भी खानी है। हम लोग खून पतला करने की दवा 1 साल के बाद कम कर देते हैं, लेकिन दवा हमेशा चलती रहती है, एकदम नहीं बंद करना है। कुछ लोग बंद कर देते हैं तो फिर से हार्ट अटैक का रिस्क पहले के कंपेरिजन में बढ़ जाता है। तो सर ये लाइफ टाइम तक ये दवाइयाँ बिल्कुल लाइफ टाइम चलनी चाहिए। जी सर। तो सर आपने बात कर रहे थे सर कि जो नस ब्लॉकेज हो जाता है हार्ट अटैक में, उसे खोलने एंजियो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी के लिए आप बात कर रहे थे सर। तो सर हम अगर बात करें हार्ट ब्लॉकेज की, तो सर इसका कारण क्या है? वही हार्ट 2 तरह का होता है। एक तो कंडक्शन सिस्टम का ब्लॉक होता है जी। कंडक्शन सिस्टम के ब्लॉक से चक्कर आता है, लोग बेहोश हो जाते हैं, उसमें पेसमेकर की जरूरत पड़ती है। उसमें यूजुअली अभी तक एग्जैक्ट इटियोलॉजी नोन नहीं है, लेकिन मोस्ट वैली जो हम लोग सरसों का तेल खाते हैं, एडल्ट्रेटेड सरसों के तेल के वजह से होता है। कभी कभी डिजेनरेटिव एज बढ़ने की वजह से डिजेनरेशन होता है, उसके वजह से होता है। तो ये उसमें पेसमेकर की जरूरत होती है, वो दूसरी चीज़ हो गई। और हम लोग जो बात कर रहे हैं जिसके वजह से कॉमन प्रॉब्लम होता है, वो नस में अवरुद्ध होने की वजह से, जिसमें थक्का जमने की वजह से, तो इसके इलाज में हम लोग एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करते हैं, जो कि अभी हमारे दर्शक जिसके बारे में बात कर रहे थे, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी। ये क्या होता है ये समझना जरूरी है, क्योंकि बाद में लोग ऑप्शन में दिक्कत होती है। तो बाईपास सर्जरी जो होता है उसमें हम लोग चेस्ट ओपन करते हैं, और जहाँ जहाँ ब्लॉक होता है उसके डिस्टल जाके ग्राफ्ट लगा देते हैं, इसको बाईपास करना बोलते हैं। तो ये सर्वोत्तम उपाय है। अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो, तीनों नस में ब्लॉकेज हो, बहुत सीवियर ब्लॉकेज हो, तो बाईपास सर्जरी करते हैं, जिसमें चेस्ट ओपन होता है। लगभग हफ्ते भर आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। एंजियोप्लास्टी बारीक तार के थ्रू हम लोग नस से हार्ट में जाते हैं, जहाँ ब्लॉकेज है उसको ओपन करके उसमें स्टंट लगा देते हैं, जिसको छल्ला बोलते हैं। तो ये इसमें एडवांटेज क्या है कि अगर ब्लॉकेज कम हो, 1 नस में या 2 नस में हो या 3 नस में भी हो, लेकिन फोकल ब्लॉकेज हो, ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं हो, तो एंजियोप्लास्टी बहुत अच्छा उपाय है। उसमें क्या एडवांटेज है कि इसमें कोई बेहोश करने का ज़रूरत नहीं होता, और लगभग 6 घंटे के बाद पेशेंट जो है चलने लगते हैं, और 2 से 3 दिन में घर भी उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये एडवांटेज है कि लेस इन्वेसिव है, लेकिन ज़्यादा सीवियर डिजीज हो तो सर्जरी बेहतर है, कम सीवियर डिजीज हो तो एंजियोप्लास्टी बेहतर है। लेकिन ये पर्सनल चॉइस है कि कौन लोग क्या लेना चाहेंगे। जी सर, एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर ले। जी अपना नाम बोलिए। मेरा नाम नीरज कुमार है। जी आप कहाँ से बोल रहे हैं नीरज? मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। जी अपना प्रश्न पूछिए। ये आजकल कोविड के बाद हार्ट अटैक के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ गए हैं, सडन डेथ हो जाती है और डॉक्टर बोलते हैं कि वो हार्ट अटैक है। तो ये इसका क्या संबंध है हार्ट से? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है संतोष जी। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो कोविड हुआ, कोविड के बाद हाँ हृदय में सेकेंड ऑर्गन है, दरअसल एक रिसेप्टर होता है ARB रिसेप्टर। ARB रिसेप्टर सबसे ज़्यादा लंग्स में होता है, सेकेंड हार्ट में सबसे ज़्यादा होता है। ये कोविड का वायरस उससे अटैच होता है, और ये प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी मतलब बॉडी के अंदर थक्का जमने की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। तो थक्का जमने की वजह से हार्ट अटैक होता है। तो ये हार्ट अटैक के चांसेस इसलिए कोविड में बढ़ गए थे। और उसके अलावा हार्ट के टिश्यू फैल जाते हैं, जिसके कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, उसके वजह से भी हार्ट अटैक होता है। तो कोविड में इसलिए हम लोग एंटीकोगुलेंट लंबे समय तक देते थे, पर्टिकुलरली जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड आया था उसके बाद। तो कोविड के उस समय के में डेफिनेटली हार्ट अटैक के एरिथमिया के चांसेस और हार्ट के फैलने के चांसेस बढ़ गए थे। अब फॉर्चुनेटली ये जो नया वेव आ रहा है, 3rd 4th वेव जो हम लोग जिसका वेट कर रहे हैं, इसमें बहुत कम इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन किसी को हार्ट डिजीज हो और कोविड हो जाए तो उसका हार्ट अटैक के चांसेस डेफिनेटली नॉर्मल पर्सन के कंपेरिजन में, नॉर्मल सिचुएशन के कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाते हैं। होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस, खान पान में ध्यान, एक्सरसाइज, योगा को अपने लाइफस्टाइल में एकदम अपनाना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर अपनाना चाहिए, ताकि हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकें। तो डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त लेकर आप यहाँ आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको हमारा ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहें DD बिहार। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।